सबसे पहले आपको बताएंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने नागरिकता संशोधन कानून पर 3 बहुत बड़े दावे आज किए हैं और उन्होंने सीएए पर चल रही राजनीति का जो मुंह है, उसका जो डायरेक्शन है, उसकी जो दिशा है, उसे किसी दूसरी तरफ ही मोड़ दिया है। और इन दावों का सच क्या है, आज हम अब ये भी बताएंगे आपको। वो एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, वो दावे कर रहे हैं, लेकिन वो दावे गलत हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल का पहला दावा यह है कि सीएए के कानून लागू होने से भारत में 1947 से भी बड़ा पलायन होगा और इसकी वजह से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के 2.5 से 3 करोड़ हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई धर्म के लोग भारत में आकर रहने लगेंगे, यहां आकर शरण ले लेंगे। यानी आजादी के बाद से यह सबसे बड़ा पलायन होगा। आजादी के बाद जो पलायन हुआ था उससे भी बड़ा। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि ये लोग भारत में शरण लेने के बाद यहां की जमीनों पर अवैध झुग्गियों का निर्माण करेंगे, इसके बाद भारत में चोरी करेंगे, लूट डकैती करेंगे और बलात्कार और दंगे यहां पर बढ़ जाएंगे। तीसरी बात उन्होंने कही कि जो नौकरियां भारत के युवाओं को मिलनी चाहिए थी, वो नौकरियां अब सिर्फ सीएए कानून की वजह से इन देशों के अल्पसंख्यकों को मिल जाएंगी। यानी ये भारत के लोगों की नौकरियां छीन लेंगे। और इससे भी बड़ी बात उन्होंने कही कि केंद्र सरकार को जो पैसा भारत के लोगों के विकास पर खर्च करना चाहिए, वो पैसा अब सरकार पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पर खर्च करेगी। यानी एक तरह से अरविंद केजरीवाल ने सीएए कानून को कुछ नए ही स्टाइल से देश के सामने पेश किया है। आप देखिए, अभी तक विपक्ष के जो तमाम नेता हैं वो इसे मुस्लिम विरोधी कानून बता रहे हैं, यानी इस पर हिंदू मुसलमान की राजनीति तमाम विपक्षी दल कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल शायद सबसे स्मार्ट निकले। उन्होंने इसकी दिशा कहीं और ही मोड़ दी है और उन्होंने इस नए बिल को, इस नए कानून को इस तरह से पेश किया है जैसे बीजेपी भारत के दुश्मन पाकिस्तान के साथ है और वो पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को भारत में बसाना चाहती है। जबकि केजरीवाल जबकि वो ये बताना चाह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ही असली देशभक्त हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हैं और इसलिए वो सीएए का विरोध कर रहे हैं। और ये अरविंद केजरीवाल की एक बिल्कुल नई तरह की राजनीति है जिसे आज ब्लैक एंड व्हाइट में आपको देखने की आवश्यकता है। लेकिन उससे पहले आज आप पहले अरविंद केजरीवाल का ये पूरा बयान सुनिए और फिर खुद सोचिए कि केजरीवाल ने राजनीति की जो दिशा है इस मुद्दे पर वो कहां मोड़ दी है। देखिए, सीधी सी बात है, कानून सीए का जो कानून आया है उसमें ये लिखा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक, वहाँ जो माइनॉरिटीज़ हैं, वो माइनॉरिटीज़ को हमारे देश के अंदर नागरिकता दी जाएगी। वहाँ पे लगभग 2.5 से 3 करोड़ माइनॉरिटीज़ हैं, तीनों देशों के मिला के। अगर उनमें, वो बहुत गरीब देश हैं, अगर ऐसे हमने अपने दरवाजे खोल दिए उनके लिए, देश के दरवाजे खोल दिए उनके लिए, अगर उन 2.5-3 करोड़ लोगों में 1-1.5 करोड़ लोग भी हमारे देश में आ गए, उनको कहाँ बसाएंगे? उनको कहाँ रहने की जगह देंगे? वहाँ उनको जॉब्स कहाँ से देंगे? नौकरियाँ कहाँ से देंगे? घर कहाँ से आएंगे? तो जाहिर तौर पे जो नौकरियाँ और जो रोजगार हमारे बच्चों को मिलने चाहिए, वो रोजगार तो वो ले जाएंगे। और जो इतने सारे, इतनी भारी हम तो दरवाजे खोल रहे हैं, इतने गरीब लोग वहाँ से उठ के आ जाएंगे बाकी पड़ोसी देशों से, इतने गरीब लोग उठ के, मैं हिसाब लगा रहा था, अगर 1-1.5 करोड़ लोग भी आ गए, आजादी के बाद 1947 में जितना बड़ा माइग्रेशन हुआ था उससे कहीं ज्यादा बड़ा माइग्रेशन इस एक सीए के कानून से होने जा रहा है। आपके घर के पास, मैं पूछना चाहता हूं देश के लोगों से, अगर आपके घर के पास पाकिस्तानी आके झुग्गी लगा के बैठ गए, आप पसंद करोगे? कितने लोग पसंद करेंगे? बांग्लादेश से, पाकिस्तान से अगर झुग्गी लगा के आपके, पता नहीं वो कौन लोग हैं, क्या हैं, सारी कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी, चोरियां, डकैतियां, बलात्कार बढ़ेंगे हमारे देश के अंदर, पूरी कानून व्यवस्था, और पता नहीं कैसे कैसे लोग आएंगे वहां पे। सुरक्षा व्यवस्था, हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था का क्या होगा? चारों तरफ दंगे फैल जाएंगे। ये क्यों लाए हैं कानून? तो केजरीवाल देश को लेकर बहुत चिंतित हैं, भारत की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हैं और केजरीवाल बिल्कुल नहीं चाहते कि पाकिस्तान से कोई व्यक्ति यहां पर आए, पाकिस्तान के लोग यहां पर आएं और वो यहां पर बस जाएं, क्योंकि पाकिस्तान हमारा वैसे भी दुश्मन देश माना जाता है।
अरविंद केजरीवाल के इस बयान से आज आप तीन बहुत बड़ी बातें समझ सकते हैं और यह राजनीति का एक अध्याय है। पहली बात यह कि वो अकेले ऐसे विपक्षी नेता हैं जो बिना हिंदू मुसलमान किए, बिना हिंदू और मुसलमान की राजनीति किए इस कानून का विरोध कर रहे हैं अपने अलग यूनिक स्टाइल में। और शायद इसकी एक वजह यह हो सकती है कि केजरीवाल को इस बात का अंदाजा है कि इस कानून पर हिंदू मुसलमान की राजनीति करने से बीजेपी को ही फायदा होगा और इसीलिए उन्होंने अपने लिए एक बिल्कुल नया रास्ता चुना है जो ना हिंदुओं की तरफ जाता है ना मुसलमानों की तरफ जाता है, दोनों की तरफ जाता है। दूसरा, ऐसा करने की वजह से बीजेपी अब ना तो उन्हें हिंदू विरोधी कह सकती है और ना ही उन पर बाकी विपक्षी नेताओं की तरह मुस्लिम तुष्टीकरण करने के आरोप लग पाएंगे। तीसरा, उन्होंने इस मामले में पाकिस्तान को ही एक बड़ा मुद्दा बना दिया और वो लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी पाकिस्तान के साथ है और वो स्वयं पाकिस्तान के खिलाफ है। और यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान भारत का दुश्मन देश माना जाता है, इसलिए वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और बीजेपी सरकार के बीच में एक कनेक्शन बिठाना चाह रहे हैं कि देखिए अब कैसे मोदी सरकार पाकिस्तान के लोगों की मदद कर रही है और पाकिस्तान के लोगों को यहां ला रही है, उन्हें यहां बसाएगी, उन्हें नौकरियां देगी। और वो ये भी जानते हैं कि नौकरियों का जो मुद्दा है वो ऐसा मुद्दा है जो हिंदू और मुसलमान या किसी भी जाति पाति और धर्म से ऊपर है और ये सब लोगों को जोड़ देता है। तो ये स्मार्ट पॉलिटिक्स है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने सीएए पर अलग स्टैंड तो जरूर ले लिया, लेकिन आज उन्होंने जो बातें कही हैं उनकी सच्चाई भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इन बातों में सच्चाई नहीं है, बाकी सब कुछ है। अरविंद केजरीवाल का पहला दावा यह है कि सीएए के लागू होने से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के करोड़ों अल्पसंख्यक पलायन करके भारत आ जाएंगे और बाद में ये लोग भारत के लोगों के संसाधनों और उनकी नौकरियों को और उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेंगे, जबकि ये बात पूरी तरह से गलत है। कैसे गलत है? ये जो नया कानून है ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के उन्हीं अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देगा जो 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत आ गए थे। इसमें तिथि याद रखिए, 31 दिसंबर 2014 यानी आज से 10 साल पहले लगभग जो लोग आ चुके हैं ये उनकी नागरिकता की बात करता है, उसके बाद नहीं, आज नहीं, भविष्य में नहीं। लेकिन अभी जो हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई धर्म के लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में रह रहे हैं उन्हें यह कानून भारत की नागरिकता प्रदान बिल्कुल नहीं करता और इसीलिए केजरीवाल ने आज जो दावा किया है वो गलत है और वो भ्रामक है। अभी पाकिस्तान में 41 लाख, बांग्लादेश में 1 करोड़ 42 लाख और अफगानिस्तान में 50,000 हिंदू और बाकी धर्मों के अल्पसंख्यक वर्ग के लोग रहते हैं और भारत सरकार के इस नए कानून से इन अल्पसंख्यकों को हमारे देश की नागरिकता नहीं मिलने वाली है। इसके अलावा केजरीवाल का दावा है कि इस कानून की वजह से भारत में 1947 से भी बड़ा पलायन होगा और आज हमने खास तौर पर आपके लिए आजादी के बाद 1947 के पलायन की वही तस्वीरें निकाली हैं जो केजरीवाल आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और उस समय 72 लाख से ज्यादा हिंदू और सिख पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश से भारत आए थे। 72 लाख, उसी समय की तस्वीरें हम आपको आज दिखा रहे हैं 1947 की। और इन तस्वीरों से आप उस समय के पलायन की स्थिति को समझ पाएंगे। देखिए ट्रेन जो है भर भर कर भारत में आ रही थी पाकिस्तान से और कहा जाता है 72 लाख से ज्यादा शरणार्थी आए थे, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि 72 लाख तो ऑफिशियल फिगर्स हैं, लेकिन अनऑफिशियल फिगर्स के अगर हम देखें तो इससे भी 2 गुना या 3 गुना ज्यादा लोग आए थे। यानी उस समय अगर देखें तो 2-2.5 करोड़ लोग शायद उस समय पाकिस्तान से भारत आए थे। क्या आपको ऐसा लगता है कि आज के जमाने में इस तरह कोई भी पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से हमारे देश में आ सकता है? लेकिन केजरीवाल आपको ऐसा ही बताने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कुछ ऐसा पलायन होगा और लोग ऐसे ही ट्रेन में, बसों में, पैदल भर भर कर भारत आ जाएंगे और जैसे कि हमारी सारी सीमाएं खुली हुई हैं। लेकिन केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि इस कानून से इससे भी बड़ा पलायन हो जाएगा जो अभी आप देख रहे हैं। यह बात गलत भी है और भ्रामक भी है। अरविंद केजरीवाल ने एक बात यह भी कही कि इन देशों के अल्पसंख्यक भारत में अगर आए तो इससे भारत में चोरी, लूट, डकैती और बलात्कार की घटनाएं बढ़ जाएंगी, जबकि सच्चाई यह है कि ये जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू, सिख और बाकी धर्मों के लोग,
ये तो खुद ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में पीड़ित लोग हैं, अत्याचार के शिकार हैं। वहां इनके साथ यही सारे अपराध हो रहे हैं, होते आए हैं। लेकिन इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल इन हिंदुओं और सिखों के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं कि ये यहां आएंगे, ये बलात्कार करेंगे, चोरियां करेंगे, लूट और डकैती करेंगे, जबकि ये विक्टिम है, ये तो खुद ही अत्याचार के शिकार हैं। इसीलिए तो वहां से भागकर यहां आ रहे हैं। इसलिए इनका ये एक भद्दा मजाक उड़ाने जैसा है। आज दिल्ली में पाकिस्तान से आए हिंदू और सिख शरणार्थियों ने केजरीवाल से यह पूछा है कि उन्होंने कब इस देश में शरण लेकर चोरियां की, कब उन्होंने बलात्कार किए या डकैतियां की। और इन लोगों ने यह भी कहा है कि अगर वो चोर हैं तो फिर संदेश खाली का डॉन शाहजहां शेख कौन है। शाहजहां शेख तो बांग्लादेश से भारत आया भागकर, और यहां पर पश्चिम बंगाल के एक इलाके में उसने न जाने कितने लोगों पर, कितनी महिलाओं पर अत्याचार किए, कितनी महिलाओं का यौन शोषण किया, उत्पीड़न किया। लेकिन शाहजहां शेख शायद एक विशेष धर्म से हैं, इसलिए पश्चिम बंगाल की सरकार उसका बचाव करती है। और बाकी के विपक्षी नेताओं ने भी उस पर कुछ नहीं कहा। आपने देखा होगा विपक्ष के नेताओं ने शाहजहां शेख पर बिल्कुल चुप्पी साध रखी थी। लेकिन जिन हिंदू और सिखों को भारत की नागरिकता मिलने वाली नहीं भी है और जो यहां अभी आए भी नहीं है, उनके लिए अभी से यह कहा जा रहा है कि वो यहां आकर लूट, डकैती और बलात्कार करेंगे। सबसे ज्यादा मदद इसने जो ली पैसे के रूप में, दूसरे रूप में, वो सिखों से ली, एनआरआईओ से ली, और उस बेस पे उसने पार्टी खड़ी करी। और आज उनका विरोध कर रहा है। उनको कह रहा है जो गुरु नानक का सिख पगड़ीधारी है, जो सबत का भला मांगता, वो कभी बलात्कार करेगा, वो कभी डाकू को होगा, वो कभी दंगा करेगा। कोई भी गवर्नमेंट को, कोई भी पार्टी को इसकी वो मुखालफत नहीं करनी चाहिए, इसका विरोध नहीं करना चाहिए सीएए का, क्योंकि ये एक अच्छा कानून है। सीएए पर हो रही इस राजनीति के बीच आज हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि भारत सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े एप्स और टूल्स और प्लेटफॉर्म्स के लिए एक नई एडवाइजरी क्यों जारी की है। और यह बात आज हम आपसे क्यों कह रहे हैं, वो इसलिए कि आज हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स का एक टेस्ट किया। और अब आप ये देखिए कि हमने एआई चैटबॉट, जिसे आप चैट जीपीटी कहते हैं, आज हमने चैट जीपीटी से यह पूछा कि क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो चैट जीपीटी ने इस सवाल के जवाब में सीएए कानून को अपने आप ही डाल दिया। धर्मनिरपेक्षता के बारे में जब पूछा गया तो चैट जीपीटी ने सीएए के बारे में खुद ही लिख दिया और यह लिखा कि इस कानून से भारत की धर्मनिरपेक्षता के लिए चिंताएं पैदा हुई हैं, क्योंकि इस कानून से अन्य धर्मों के मुकाबले कुछ धर्मों को फायदा दिया गया है, ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कहना है। तो जो हम बात कहते हैं कि कई बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो आप सवाल पूछते हैं उसमें कुछ मिलावट होती है, उसमें पहले से जो राय बनी हुई होती है वो मिलावटी राय वो आ जाती है। और हमने चैट जीपीटी के इसी टूल से फिर इसका हिंदी में अनुवाद भी करवाया, इसलिए क्योंकि कोई बाद में यह ना कहे कि हमने शायद अपनी मर्जी से हिंदी में अनुवाद कर दिया और हमने उसका सही अर्थ आपके सामने नहीं रखा। तो हमने पहले सवाल पूछा चैट जीपीटी से और फिर उस सवाल का, उस जवाब का चैट जीपीटी से ही हिंदी में अनुवाद करवाया। तो उसने क्या लिखा अब आपके स्क्रीन पर है, देखिए, और मैं आपको पढ़कर भी बताता हूं। देखिए, अंग्रेजी में चैट जीपीटी ने हमें जवाब दिया। हमारा सवाल था, इज इंडिया ट्रूली अ सेक्युलर कंट्री, क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। उस पर चैट जीपीटी लिखता है, फर्दर मोर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA and other legislative measures have raised concerns about the potential erosion of secularism by favoring certain religious groups over others. आगे लिखते हैं वो, in summary, while India officially identifies as a secular country and has constitutional safeguards to protect religious freedom and equality, the reality of secularism in practice, इसे ध्यान से सुनिएगा आप, the reality of secularism in practice is complex and subject to ongoing debate and interpretation. तो ये चैट जीपीटी ने जवाब दिया है। अब इसका हिंदी में मैं बताता हूं। हिंदी में इसका अर्थ होगा, नागरिकता संशोधन अधिनियम और अन्य विधानकारी उपायों ने किसी धार्मिक समूह को अन्यों पर भारी भागीदारी देकर
धार्मिकता के संकोच के संभावनात्मक समापन के संबंध में चिंताएं उठाई हैं। ऐसा ये चैट जीपीटी का ही हिंदी ट्रांसलेशन है। अगर हम करते तो थोड़ा और इससे बेहतर कर सकते थे, लेकिन हमें लगा कि मिसकोट ना हो जाए, इसलिए ये ट्रांसलेशन भी चैट जीपीटी से ही कराया है, जो आपकी स्क्रीन पर है। थोड़ा मैं हट जाता हूं, आप बड़ी स्क्रीन पर खुद से भी पढ़ सकते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है या नहीं, इस पर चैट जीपीटी क्या जवाब देता है। यानी ऐसा नहीं है कि उसने सीधे ये कह दिया कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है, लेकिन उसने सीधे सीधे उसमें बहुत सारे कंडीशंस लगा दी। अब आप देखिए, यही सवाल हमने अमेरिका के बारे में पूछा, और हमने पूछा क्या अमेरिका एक धर्मनिरपेक्ष देश है, और इसमें किसी को कोई शंका भी नहीं होनी चाहिए। देखिए, क्योंकि चैट जीपीटी ने जो जवाब दिया है वो मैं आपको बताता हूं। अमेरिका के बारे में, अमेरिका के बारे में चैट जीपीटी ने क्या कहा, यह लिखता है, मैंने सवाल लिखा, इज यूएसए अ सेक्युलर कंट्री? चैट जीपीटी का जवाब सीधे, यस, द यूनाइटेड स्टेट्स इज कंसिडर्ड ए सेक्युलर कंट्री. The secular nature of United States is rooted in the First Amendment to the US Constitution, which prohibits the establishment of an official state religion and protects the freedom of religion. और आगे आखिर में वो ये भी लिखते हैं, the country is characterized by a diverse religious landscape with a wide range of beliefs and practices represented among its population. यानी जब भारत के बारे में पूछा जाता है कि ये धर्मनिरपेक्ष देश है या नहीं, तो इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स आते हैं, है भी, नहीं भी है, और इसमें बहुत शंकाएं हैं, आशंकाएं हैं, और सीएए के आने के बाद से इस पर और सवाल खड़े हो गए हैं। इस तरह के जवाब ये चैट जीपीटी देता है। लेकिन जब अमेरिका के बारे में पूछते हैं तो पहला जवाब ही यहां से शुरू होता है, यस, इट्स अ सेक्युलर कंट्री। इससे आप समझ सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ये प्लेटफॉर्म कितने खतरनाक हो सकते हैं, और ये मिलावटी राय और मिलावटी डेटा और मिलावटी जवाब आपके सामने रख सकते हैं। और इसीलिए भारत सरकार ने इस संबंध में एआई प्लेटफॉर्म्स को एक एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स और एप्स को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि वो किसी भी विषय के संबंध में ऐसा कोई कंटेंट जनरेट नहीं करेंगे जो कानूनी रूप से सही नहीं है, या जो कंटेंट किसी एक पक्ष की धारणा को दर्शाता है और बायस्ड या पूर्वाग्रह से प्रेरित है। और सबसे बड़ी बात, अभी कुछ बहुत बड़ी टेक कंपनियां अपने एआई प्लेटफॉर्म्स और एप्स के लिए अक्सर ये कहती हैं कि उनका ऐप अभी टेस्टिंग फेज में है, यानी इसका ट्रायल अभी चल रहा है, इसलिए उनके ऐप पर इस तरह का कंटेंट आ जाता है। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भी एक सवाल ऐसे ही आया, और एक टेक कंपनी ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक मिलावटी जवाब दिया जो सही नहीं था। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि असल में ये अभी हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, अभी इसका ट्रायल चल रहा है, अभी ये टेस्टिंग फेज में है, इसलिए ये कई बार गलत जवाब भी दे देता है या आंशिक रूप से गलत जवाब दे देता है। तो अब सरकार ने कहा है कि ये तमाम कंपनियां ऐसा नहीं कर पाएंगी, और अगर इन्हें अपने किसी भी प्लेटफॉर्म और ऐप को चलाना है तो उसके लिए पहले इन्हें सरकार से मंजूरी लेनी होगी, और साथ ही अगर वो टेस्टिंग फेज में है, पूरी तरह से विकसित नहीं है, तो ऐप पर यह बाकायदा लिखना होगा कि ये ऐप या ये टूल अभी टेस्टिंग फेज में है, इसका ट्रायल चल रहा है, अभी ये विकसित हो रहा है। हालांकि अभी ये नियम छोटे एआई स्टार्टअप्स पर लागू नहीं होंगे, और यह जानकारी खुद केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दी थी। Any platform that is still under training and still under trial, we wanted to advise them that just by saying that the platform is under testing or it is unreliable does not absolve them from the consequences of the law, especially the criminal law. And so we have advised them today that any such platform must have labels that say that my platform is under testing, and most importantly must inform the consumer through a consent mechanism that this platform may output erroneous and unreliable information.
तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैसे बहुत अच्छी चीज है, आप उससे सवाल पूछ सकते हैं, आपकी तमाम समस्याओं का समाधान वो आपके सामने दे सकता है, लेकिन आपको सावधान रहने की भी आवश्यकता है। और ये एक बहुत बड़ा खतरा भी है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए डीप फेक वीडियोस बन सकते हैं, फेक जवाब तैयार किए जा सकते हैं, फेक इंफॉर्मेशन और एआई बॉट्स के जरिए बहुत सारे तरह के फेक वीडियोस आप तक पहुंच सकते हैं, जिनमें फेक जानकारियां आप तक पहुंचेंगी। इसलिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है। सोशल मीडिया पर हमने थोड़ी देर कर दी थी। जब सोशल मीडिया आ रहा था, ये फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम वगैरह जब शुरू हुए थे, उस समय दुनिया ने भी देर कर दी और भारत ने तो बहुत ही देर कर दी थी, क्योंकि हमने इन्हें कंट्रोल करने के लिए नियम नहीं बनाए थे। अब जाकर इनके नियम बन रहे हैं, जो कि बहुत देर हो चुकी है। इससे पहले ये तमाम जो प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, इनमें तमाम तरह की सही और गलत जानकारियां फैलती रहती हैं। बहुत सारे देशों ने तो आरोप लगाया, अमेरिका जैसे देशों ने, कि ये फेसबुक जैसे जो प्लेटफॉर्म है ये उनके चुनावों को भी प्रभावित करते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भारत ने अभी से एक लीड ले ली है। इस बार भारत सरकार देर नहीं करना चाहती और उन्होंने पहले से ही, शुरू से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अब नियम और कानून लगाने शुरू कर दिए हैं, जो कि बहुत जरूरी है, इससे पहले कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। अब आपको आज की बड़ी खबर के बारे में बताते हैं, और वो है बीजेपी ने अभी अपने 72 लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इनमें गुजरात की 7, दिल्ली की 2, हरियाणा के 6, हिमाचल प्रदेश के 2, कर्नाटक के 20, मध्य प्रदेश के 5, उत्तराखंड के 2, महाराष्ट्र के 20, तेलंगाना के 6 और त्रिपुरा के 1 उम्मीदवार के नाम की घोषणा हुई है। और ये कुल 10 राज्य होते हैं, और इनमें भी दिल्ली के अब 7 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो चुकी है। और बीजेपी ने अपने 7 में से 6 उम्मीदवारों को बदल दिया है, सिर्फ 1 उम्मीदवार को रिपीट किया है, और उनका नाम है मनोज तिवारी। आज दिल्ली की जिन 2 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की, उनमें नॉर्थ वेस्ट दिल्ली सीट से हंसराज हंस सांसद थे, जिनका टिकट कट गया, और अब उनकी जगह योगेंद्र चंदौलिया को टिकट दिया गया है। इसी तरह ईस्ट यानी पूर्वी दिल्ली की सीट से इस बार ईस्ट एमसीडी के पूर्व मेयर हर्ष मल्होत्रा को टिकट मिला है, जबकि इस सीट से पहले गौतम गंभीर सांसद थे और उन्होंने कुछ दिन पहले ही चुनाव न लड़ने की इच्छा जताई थी। यानी दिल्ली में सिर्फ मनोज तिवारी को ही उनकी सीट से दोबारा टिकट मिला है, और बाकी सीटों पर बीजेपी ने अपने सारे उम्मीदवारों को बदल दिया है, सारे नए उम्मीदवार उन्होंने उतारे हैं। दूसरी लिस्ट में कई और बड़े नेताओं का टिकट भी कटा है। जैसे मैसूर सीट से बीजेपी के सांसद प्रताप सिंह का टिकट कट गया। ये बीजेपी के वही सांसद हैं जिनके नाम पर विजिटर पास बनवाकर 2 लोग पिछले साल 13 दिसंबर को संसद भवन में घुस गए थे। अब पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। उनकी जगह मैसूर सीट से इस बार मैसूर राजघराने के यदुवीर कृष्णदत्त वाडियार को टिकट दिया गया है। यह रॉयल फैमिली के सदस्य हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी ने 20 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। वहां भी 6 सांसदों का टिकट कटा है। इनमें भी बीड़ लोकसभा सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी प्रीतम मुंडे की जगह इस बार उन्हीं की बहन पंकजा मुंडे को टिकट दिया गया है। इसी तरह हरियाणा की करनाल सीट से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को टिकट दिया है, जिन्होंने कल ही मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। और इस लिस्ट में 2 और पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को हावेरी सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार सीट से टिकट मिला है, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक फिलहाल सांसद हैं, लेकिन इस बार निशंक साहब का टिकट काट दिया गया है। उत्तराखंड की गढ़वाल सीट से पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का टिकट कटा है, और उनकी जगह अनिल बलूनी को इस सीट से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। अनिल बलूनी इस समय राज्यसभा के सदस्य हैं और बीजेपी में मीडिया सेल के अध्यक्ष वही हैं। और इस लिस्ट में कुछ केंद्रीय मंत्रियों के भी नाम हैं, जैसे केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को मुंबई नॉर्थ से उम्मीदवार बनाया गया है, और वो 59 वर्ष की उम्र में अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। आपने सुना होगा कि ये बातें पहले सामने आ रही थी कि इस बार बीजेपी ने अपने केंद्रीय मंत्रियों से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा है, ऐसे मंत्रियों से भी जो राज्यसभा के सदस्य हैं। पीयूष गोयल राज्यसभा के सदस्य हैं, लेकिन तो भी उनसे कहा गया है कि आप अब लोकसभा का चुनाव लड़िए। नितिन गडकरी को इस बार भी नागपुर सीट से टिकट दोबारा से दिया गया है। इसके अलावा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को भी
फिर से हिमाचल प्रदेश में उनकी हमीरपुर सीट से टिकट दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी को और हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को और माननीय राजनाथ सिंह जी को मैं धन्यवाद देता हूं। इस सीट से लड़ने के लिए मुझे वो लायक समझे, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत आभारी हूं। और कम से कम 3.5 लाख से ज़्यादा वोटों से मैं जीतूंगा माननीय मोदी जी के और इस प्रदेश की जनता के, इस क्षेत्र के जनता के आशीर्वाद से। देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अध्यक्ष जी का और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और तमाम हमारे जो महेंद्र भट्ट जी अध्यक्ष हैं। दूसरी बात, पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा जताया है। मैं पार्टी को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा तरह प्रयास करूँगा और क्षेत्र के विकास के लिए भरपूर काम करूँगा। ये मैं अपने नेतृत्व को भी विश्वास दिलाता हूं और हरिद्वार की जो जनता है उसको भी आश्वासन। पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने और उनकी सरकार ने जो गरीब वर्ग से लेकर के हर वर्ग के लिए इतना काम किया है, इतनी चिंता की है, तो हमें तो जाकर के जनता के बीच में सिर्फ मोदी जी के कामों की बात करनी है और जनता हमें हाथों हाथ लेगी, मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, ये तो होता ही है, जिसका टिकट कट जाता है वो थोड़ा निराश होता है और जैसे टिकट मिलता है या दोबारा से टिकट मिलता है वो अक्सर इसी तरह की बातें करता है कि वो बहुत खुशकिस्मत है, पार्टी के लिए और ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे और इस तरह की जो बातें हैं ये सुनने में आती ही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ख़ास तौर पर उत्तर भारत में जहां बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी है, ऐसा पार्टी के अंदर एक मजाक आजकल चलता है और वो ये कि असल में ये टिकट नहीं है बल्कि ये तो निर्वाचन का सर्टिफिकेट है, यानी इन लोगों की जीत तय है। ऐसा बीजेपी में अक्सर मजाक में लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी उत्तर प्रदेश के बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिनमें नामों का ऐलान होना बाकी है। पूरे देश की नजर लगी हुई है कि यूपी में क्या होता है। इसी तरह से महाराष्ट्र में भी अभी और कुछ सीटें बची हैं, उसके बारे में भी आगे चलकर पता चलेगा। तो धीरे धीरे बीजेपी अपनी लिस्ट एक एक करके बाहर निकाल रही है। अब हम आपको यह बताते हैं कि शरद पवार के गढ़ बारामती में लोकल व्यापारियों ने शरद पवार की सभा में आने से क्यों इनकार कर दिया, और इस बात पर अब शायद शरद पवार को भी यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे गढ़ में, जहां से मैंने शुरू से राजनीति की है, वहां के व्यापारियों ने मेरी ही सभा में आने से इनकार कर दिया। इस जीवन काल में तो उन्होंने शायद ऐसी कल्पना भी नहीं की होगी। शरद पवार ने एक कार्यक्रम में कहा कि पिछले 60 वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ जब उन्होंने बारामती में किसी वर्ग को मिलने के लिए आमंत्रित किया हो और उस वर्ग ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया हो। लेकिन पहली बार बारामती के व्यापारियों ने शरद पवार के साथ होने वाली अपनी बैठक को रद्द कर दिया और कहा कि वो इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए नहीं आएंगे। और अब शरद पवार कह रहे हैं कि बारामती के व्यापारियों की ये ना उन्हें बड़ी परेशान कर रही है और इस परेशानी की वजह शायद ये है कि बारामती में इससे पहले किसी भी वर्ग ने, किसी भी व्यक्ति ने शरद पवार से इस तरह से किनारा खुलेआम तो बिल्कुल नहीं किया था। शरद पवार की उम्र इस समय 83 वर्ष है, 83 इयर्स, और बारामती की लोकसभा सीट से उन्होंने 6 बार लोकसभा चुनाव जीता है। हर बार इस सीट पर उन्हें 50% से ज्यादा वोट मिले हैं और वर्ष 2009 में जब उन्होंने ये सीट अपनी बेटी सुप्रिया सुले के लिए छोड़ी, तब भी बारामती के लोगों ने शरद पवार का साथ नहीं छोड़ा और उनकी बेटी इस सीट से 2009 में, 2014 में और 2019 के लोकसभा चुनाव में जीती। यानी बारामती की जनता ने पहले शरद पवार साहब का साथ दिया, पवार साहब के साथ उसके बाद उनकी बेटी सुप्रिया सुले का साथ दिया। नरेंद्र मोदी की आंधी चल रही थी लेकिन उसके बावजूद सुप्रिया सुले चुनाव जीतती रही। लेकिन आज वही बारामती, उसी जगह शरद पवार की स्थिति हो गई कि उन्होंने जब व्यापारियों की एक बैठक बुलाई तो लोकल व्यापारियों ने बैठक में आने से इनकार कर दिया और यह कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। और अब इसके पीछे उन्हीं के भतीजे और असली शिवसेना के नेता अजीत पवार को एक बड़ी वजह माना जा रहा है। असल में इस बार बारामती सीट पर सुप्रिया सुले का मुकाबला सुनेत्रा पवार से हो सकता है जो अजीत पवार की पत्नी है। यानी एक ही परिवार की 2 महिलाओं का आपस में मुकाबला होगा और अगर ऐसा हुआ तो इस सीट पर पवार परिवार के बीच संघर्ष होगा। हालांकि अभी अजीत पवार की पत्नी को इस सीट से
टिकट देने की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन अब आप शरद पवार का पहले बयान सुनिए जो उन्होंने इस बारे में दिया, और शायद उन्होंने अब भी उन्हें यकीन नहीं हो रहा है, उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि 83 वर्ष की उम्र में उनके गढ़ बारामती में उनके साथ ऐसा सुलूक होगा। एक प्रकारची चिंता त्यांच्या मनावर होती आणि त्या चिंतेत होती आपण असा कार्यक्रम नाही घेतलेला मला या डिस्कशनची आहे किंवा महाराष्ट्राच्या बारामतीच्या नाही मी महाराष्ट्राचा म्हणतोय। पवार साहब महाराष्ट्र के नहीं बल्कि देश के भी बहुत कद्दावर नेताओं में से एक है। आज आपको उनकी एक पुरानी तस्वीर दिखाता हूं जो अक्टूबर 2019 की है, जब शरद पवार महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों के लिए सतारा में एक रैली करने के लिए आए थे। और सतारा जो है वो बारामती से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है, और तब वहां इस रैली के दौरान अचानक बारिश आ गई, तेज बारिश आई। लेकिन इस बारिश में भी पवार साहब भीगते रहे, हटे नहीं। बारिश में भीगते हुए उन्होंने अपना भाषण पूरा किया और लोगों ने भावुक होकर उन्हें विधानसभा पहले की तुलना में विधानसभा में ज्यादा सीटें दिलवाई। उन्हें लगा कि देखिए पवार साहब इस उम्र में भी कितनी मेहनत कर रहे हैं, उनका पैशन देखिए किस शिद्दत के साथ वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ये वो तस्वीर थी जिसमें ऐसा कहा जाता है जिसने विधानसभा चुनावों का रिजल्ट बदल दिया था, क्योंकि लोगों ने पवार साहब को इस उम्र में बारिश में भीगते हुए देखकर अपने विचार बदल लिए थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि बारामती में लोगों की वो भावनाएं भी सूख गई हैं। अब आपको बताते हैं कि नकली दवाओं का कारोबार करने वाले अपराधियों का साहस इतना बढ़ गया है कि वो कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी की भी नकली दवाएं बनाने और बेचने लगे हैं। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि लाइलाज बीमारी कैंसर नहीं, बल्कि लाइलाज बीमारी वो बेईमानी है जो दूसरों की बीमारियों में भी सिर्फ अपना फायदा देखता है। हम तो यही सुनते आए थे कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी है, बहुत खतरनाक है और इसका इलाज बड़ा लंबा चलता है और इसे जड़ से कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन आज की खबर देखने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि कैंसर से भी ज्यादा गहरी बीमारी है बेईमानी। कैंसर तो फिर भी ठीक हो सकता है, लेकिन ये जो बेईमानी है ये हमारे देश में एक कैंसर की तरह फैलती जा रही है और इसका कोई इलाज नहीं। बेईमानी की ये लाइलाज बीमारी इतनी गंभीर हो गई है कि भारत की राजधानी दिल्ली में अपराधी कैंसर की नकली दवाएं खुलेआम बना भी रहे हैं और लाखों रुपए में बेच भी रहे हैं। इसका पता तब चला जब दिल्ली पुलिस ने दिल्ली और गुड़गांव में छापे मारे और वहां उन्हें 2 अलग अलग फ्लैट्स में कैंसर की नकली दवाएं मिली जो कैंसर के मरीजों को केमोथेरेपी के दौरान दी जाती है, केमोथेरेपी के दौरान। और ये साधारण दवाएं नहीं है, वहां पर 9 बड़े ब्रांड्स की नकली दवाएं बनाई जा रही थी और इनमें से 7 दवाएं तो विदेशी कंपनियों की दवाएं थी, यानी जो विदेशी ब्रांड्स थे उनकी दवाएं थी। और ये दवाइयां बड़ी महंगी होती हैं और जो नकली दवाइयां पकड़ी गई उनकी कीमत 4 करोड़ रुपए थी। और इन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये दवाइयां नकली हैं। इतने शानदार तरीके से इनकी पैकेजिंग की गई है, इन्हें इस तरह से पैक किया गया है कि लोगों को यही लगेगा कि उन्होंने विदेशी ब्रांड्स की, बड़े बड़े ब्रांड्स की ये असली दवाइयां खरीदी हैं। और वहां पर बहुत सारी असली दवाइयों की खाली बॉटल्स और पैकेजिंग के दूसरे सामान भी वहां पर रखे हुए थे। जांच करने पर पता चला कि ये खाली बॉटल्स दिल्ली के एक बड़े कैंसर हॉस्पिटल्स की थी और वहां के 2 कर्मचारी इस्तेमाल करने के बाद इन बॉटल्स को 5-5 हजार रुपए में बेच देते थे। जबकि नियम है कि दवाओं की खाली बॉटल्स को बेचा नहीं जा सकता, उन्हें नष्ट कर दिया जाना चाहिए, ये नष्ट होनी चाहिए। तो पहले तो आप ये मॉडल सुन लीजिए। देखिए, एक अस्पताल में कैंसर की दवाएं जो पेशेंट्स को दी जाती हैं, उन दवाओं की जो बॉटल्स बच जाती हैं उन्हें वहीं का कुछ स्टाफ इन लोगों को बेच रहा था। और पैसे के लालच में इस तरह लोग इन खाली बॉटल्स को बेच देते थे। फिर ये गैंग इन्हीं खाली बॉटल्स में के अंदर कोई भी सस्ती दवा भरता था और उनकी फिर से नई पैकेजिंग करके उसी बॉटल में नया करके इस नकली दवाई को बेच देता था। और आप जानते हैं एक बॉटल की कीमत क्या होती है?
एक बॉटल की कीमत है 2 लाख रुपए, जिसमें 100 रुपए का सामान, नकली दवाई भरी होती है, वो बाजार में बिक रही है 2 लाख रुपए में। अब मैं कह नहीं सकता, हो सकता है आप में से भी कई लोगों ने 2-2 लाख रुपए में ये नकली दवाई खरीद ली होगी और आपको लगता होगा कि आपका कैंसर इतना गहरा हो चुका है कि अब वो इस दवाई से भी ठीक नहीं हो रहा। बल्कि सच्चाई यह है कि दवाई ही नकली है तो आराम कहां से होगा, इलाज कैसे होगा। सोचिए, लोग इन दवाओं के लिए लाखों रुपए दे रहे थे, एक बोतल 2 लाख में खरीद रहे थे और उन्हें पता भी नहीं होता था कि यह कैंसर की दवा नहीं बल्कि यह एक नकली दवाई है, पानी है इसके अंदर। और यह कितनी खतरनाक बात है, क्योंकि गलत दवाएं लेने से दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं और कैंसर जैसी जो बीमारी है वो तो आउट ऑफ कंट्रोल हो ही जाएगी। दिल्ली पुलिस ने अभी तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और बड़ी बात यह है कि ये सभी लोग मेडिकल क्षेत्र से ही जुड़े हुए लोग हैं। इनमें 2 लोग एक कैंसर हॉस्पिटल में काम करते हैं, बाकी लोग मेडिकल स्टोर चलाते हैं और इनमें से एक तो मेडिकल टूरिज्म भी करवाता था। ये लोग खास तौर पर दिल्ली से बाहर के मरीजों को ठगते थे। इन्होंने हरियाणा और बिहार के अलावा नेपाल और अफ्रीकी देशों के कुछ मरीजों को भी नकली दवाइयां बेची हैं और इनका कारोबार बहुत फैला हुआ था, क्योंकि बिहार के मुजफ्फरपुर शहर में भी एक मेडिकल स्टोर के मालिक को पकड़ा गया है जो दिल्ली से ये नकली दवाइयां खरीदता था और उन्हें पुणे और दूसरी जगहों पर सप्लाई करता था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार में मेडिकल स्टोर चलाने वाला ये 23 साल का युवक IIT BHU से इंजीनियरिंग की डिग्री ले चुका है, लेकिन वो पैसे के लालच में ऐसे लोगों से मिल गया जो ये जानते थे कि कैंसर की दवाइयां बहुत महंगी होती हैं और कैंसर के मरीज और उनका परिवार इन दवाइयों को खरीदने के लिए मजबूर हो जाता है। और इसलिए ये लोग कैंसर के मरीजों को डिस्काउंट देने का लालच देकर नकली दवाइयां उन्हें थोड़ा डिस्काउंट देकर सस्ते में बेच रहे थे। लेकिन ये जानते थे क्योंकि कैंसर की दवाइयां बहुत महंगी हैं, इसलिए अगर वो कैंसर की नकली दवाइयां बनाएंगे तो मुनाफा ज्यादा होगा। तो जब इसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया कि भाई इसको कैसे बेचते हैं, क्या करते हैं, तो उस सीक्वेंस में हमको एक और व्यक्ति मिले जो गुड़गांव के हैं। उन्होंने एक मेडिकल टूरिज्म की कंपनी चला रखी है। वो पहले कई हॉस्पिटल्स में ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में भी रहे, तो उनको पता था कि कैंसर पेशेंट जो होता है वो बहुत डेस्परेट होता है, कोई भी दवाई उसको चाहिए होती है वो बहुत कॉस्टली भी होती है। तो इन्होंने उसी चीज का फायदा उठाया और मेडिकल टूरिज्म के नाम पे ये लोगों को लेके आते थे बाहर से और उनको डिस्काउंटेड प्राइस में ये मेडिसिन बेचा करते थे, जो कि सारी नकली मेडिसिन होती थी। आप देखेंगे इस पूरे सीक्वेंस में जितने भी लोग हैं वो मेडिकल लाइन से किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं। तो इन लोगों को मालूम है कि ये कैंसर की मेडिसिन बहुत महंगी होती हैं, तो उसमें जो 4-5 हजार रुपया का वायल ले रहा है और मान लीजिए उसमें जो है वो 100 रुपए का कोई भी चीज भर भी दे रहा है, तो उसका मार्जिन देखिए, क्योंकि एक एक वायल करीब 1.8 लाख से ऊपर में बिक रहा है, तो उसका मार्जिन बहुत ज्यादा है। तो ये उससे जो है पूरा पैसा कमा करके और लोगों की जान के साथ खेल रहे थे। एक पेशेंट है जो सोच रहा है कि उसके कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा है, उसको कीमोथेरेपी की दवाई मिल रही है और वो फेक हो, और वो फेक दवाई लेके तो उसको असर ही नहीं आएगा, और असर नहीं आएगा तो हमें ऐसा लगेगा कि ये कैंसर जो है वो लाइलाज हो गया है, इसका इलाज पॉसिबल ही नहीं है। और पेशेंट को भी लगेगा, जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उसको भी यही लगेगा। और हम मतलब मतलब ना समझी में हम पेशेंट को और पेशेंट को डॉक्टर, दोनों जो ट्रीटिंग डॉक्टर है और पेशेंट, उसको लगेगा कि यार ये ठीक ही नहीं हो सकता और अल्टीमेटली वो पेशेंट की डेथ हो जाएगी। सोचिए कितने दुर्भाग्य की बात है, कीमोथेरेपी आप कराते जा रहे हैं या मरीज कराता जा रहा है और उसे कोई फायदा नहीं हो रहा और उसे ऐसा लगता है कि कैंसर और गहरा होता जा रहा है, बल्कि सच्चाई ये है कि वो शायद नकली दवाई ले रहा है। अब आपको हमने पहले भी बताया था, आज भी बताना चाहते हैं कि नकली दवाइयों से सावधान रहिए। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि ये दवाई नकली है? बड़ी स्क्रीन पर जरा देखिए नकली दवाइयों से कैसे बचें। निर्धारित कीमत से काफी ज्यादा अगर कोई दवाई आपको सस्ती मिल रही है, कोई अगर आपको डिस्काउंट दे रहा है, तो सावधान हो जाइए कि यह व्यक्ति इतना डिस्काउंट क्यों दे रहा है और हो सकता है कि वो दवाई नकली हो, इसलिए इन डिस्काउंट से बचिए। दूसरा, दवाई पर एक QR कोड होता है, उस कोड को जरूर स्कैन करें और उस कोड को जब आप स्कैन करेंगे तो उस दवाई के बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, इसलिए इसे स्कैन जरूर करें।
इसके अलावा अगर हो सके तो आप दवाई लेने के बाद एक बार अपने डॉक्टर से जरूर चेक करा लें कि डॉक्टर साहब मैंने ये दवाई ली है, एक बार जरा देख लीजिए ये दवाई असली है या नकली। अगला पॉइंट यह है कि सिर्फ भरोसेमंद दुकानों से ही दवाई खरीदिए। जो रजिस्टर्ड दुकान है, जो भरोसेमंद दुकान है, सिर्फ उनसे दवाई खरीदिए, बाकी जगहों से ना खरीदिए। और पैकेजिंग में अगर जरा भी कोई गड़बड़ी आपको मिलती है, प्रिंटिंग में कोई गड़बड़ी लगती है, जरा भी आपको शक होता है, या फिर कोई दवाई आपको खुली हुई मिलती है जिसकी पैकेजिंग या बॉटल या सील टूटी हुई है, तो फिर सावधान हो जाइए। और आखिर में जो भी दवाई आप खरीदें उसका बिल आप जरूर लीजिए। दुकानदार को बोलिए मुझे डिस्काउंट नहीं चाहिए। देखिए, अगर दुकानदार नकली दवाई अगर आपको दे रहा है तो वो आपको बिल देने से संकोच करेगा। तो दुकानदारों का जो पूरा बिजनेस मॉडल है, जो नकली दवाई बेचते हैं, वो आपको क्या कहेंगे? वो कहेंगे मैं आपको सस्ती दवाई दे दूंगा लेकिन फिर बिल नहीं दूंगा। और बहुत सारे लोग ये कह भी देते होंगे कि ठीक है, हमें आप डिस्काउंट में दवाई दे दो लेकिन बिल मत दो। आपको ये नहीं करना है, आपको बिल हर हालत में लेना है, क्योंकि दुकानदार जानते हैं कि अगर उन्होंने बिल दे दिया आपको नकली दवाई का तो आगे चलकर वो फंस सकते हैं। इसलिए आपको बिल लेने की जिद करनी चाहिए और बिना बिल के कभी भी अपने जीवन में एक रूल बना लीजिए कि आप बिना बिल के कभी कोई दवाई नहीं खरीदेंगे, चाहे वो छोटी दवाई हो, सस्ती हो या बड़ी दवाई हो। अब हम आपको वर्तमान से भारत के भविष्य में लेकर चलेंगे और आपको बताएंगे कि आज से 15 वर्षों के बाद भारत दुनिया में कहां होगा। आपने तो बहुत सुना होगा कि भारत सुपर पावर बनने वाला है आने वाले कुछ वर्षों में, भारत एक विकसित देश बन जाएगा, भारत विश्व गुरु बन जाएगा। लेकिन कैसे बनेगा? ऐसा हम क्या करेंगे कि हम सुपर पावर बन जाएंगे? ऐसा हम क्या करेंगे कि हम बाकी देशों को पीछे छोड़ देंगे? अभी तक 75 वर्षों में जो हमने नहीं किया वो हम आगे 25 वर्षों में क्या करेंगे? तो आज से 15 वर्षों के बाद जब दुनिया में लगभग हर उपकरण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा और आपका स्मार्टफोन, आपका टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, गाड़ी, ड्रोन, डिजिटल कैमरा, आपके ह्यूमनॉइड रोबोट्स, आपके एलईडी बल्ब, पंखे, एसी, हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, आपका मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए चलेगा। तब दुनिया में इस्तेमाल होने वाले इनमें से बहुत सारे उपकरण भारत की सेमीकंडक्टर चिप्स पर चलेंगे, जो भारत में बने होंगे, और भारत सेमीकंडक्टर चिप्स के उत्पादन में दुनिया का नया बॉस बन जाएगा। यानी दुनिया में स्मार्टफोन बनाने हो या रोबोट्स बनाने हो, ये मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स के बिना संभव नहीं होगा। और अगर वो दिन आ गया तो भारत सुपर पावर बनना तय है। इस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए भारत ने आज से अपनी एक नई यात्रा की शुरुआत की है और आज का दिन भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन बन गया। इसे आप याद रखिएगा, ये छोटी खबर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में सेमीकंडक्टर चिप्स की 3 बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का शिलान्यास किया है, जिनमें से 2 यूनिट गुजरात के धौलेरा में और साणंद में है और 1 यूनिट असम के मोरी गांव में है, जिसका निर्माण 1,25,000 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा है। और यह सामान्य घटना बिल्कुल नहीं है। और क्यों नहीं है मैं आपको आगे बताऊंगा। याद कीजिए, जिस तरह औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान ब्रिटेन में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग गई थी और इसके बाद ब्रिटेन एक बहुत अमीर और विकसित देश बन गया था, उसने बहुत पैसा कमाया। और जैसे तो पहला रेवोल्यूशन हमने मिस किया जब ये ब्रिटेन और यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था, जब वहां पर मशीनें आ रही थी, हमने इसे मिस कर दिया, इस औद्योगिक क्रांति को। इसीलिए हम गरीब रह गए और ये देश अमीर होते चले गए क्योंकि इनके पास मशीनें थी। फिर अगली जो क्रांति आप मान सकते हैं वो है सोशल मीडिया की क्रांति। इस सोशल मीडिया की क्रांति आने के बाद अमेरिका ने दुनिया को फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म दिए, गूगल जैसी कंपनियां आ गई और ये बिग टेक कंपनियां आज दुनिया को चला रही हैं। चाहे वो गूगल हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, और चाहे अगर आप देखेंगे तो और कोई बहुत जो बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं, ये सारी कंपनियां आज दुनिया को अपने मुट्ठी में लिए हुए हैं, चाहे वो एप्पल हो। और ठीक वैसा ही क्षण आज भारत के लिए है। ये सारे रेवोल्यूशंस हमने मिस किए। जब सोशल मीडिया में जो बिग टेक कंपनियां भी जब आ रही थी, जब गूगल बन रहा था, जब माइक्रोसॉफ्ट बन रहा था, जब फेसबुक, मेटा बन रहा था, तब शायद भारत सोया हुआ था। हम समझ नहीं पाए कि ये एक और नई क्रांति आ रही है। लेकिन अब एक तीसरी क्रांति आ रही है जो भारत मिस नहीं करना चाहता।
भारत में आज सेमीकंडक्टर चिप्स की जिन 3 बड़ी यूनिट्स का शिलान्यास हुआ है वो वर्ष 2025 और 26 से ऑपरेशनल हो जाएंगी और इसके बाद भारत दुनिया में सेमीकंडक्टर चिप्स की जरूरत को पूरा करने वाला एक बड़ा देश बन जाएगा। इसमें असम की यूनिट में हर दिन 4 करोड़ 80 लाख सेमीकंडक्टर चिप्स बनेंगे, गुजरात की धोलेरा यूनिट में हर दिन 1.5 करोड़ और कुछ ही वर्षों में भारत हर दिन 10 करोड़ सेमीकंडक्टर चिप्स और हर साल 3650 करोड़ सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने लगेगा और यह एक बहुत बड़ा विशाल आंकड़ा है। अभी दुनिया में हर साल औसतन लगभग अलग अलग श्रेणी की 90,000 करोड़ सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन होता है और जो 5 देश सेमीकंडक्टर चिप्स बनाते हैं उनमें सबसे ज्यादा 60% हिस्सेदारी एक छोटे से देश की है, उसका नाम है ताइवान। 15 से 20% हिस्सेदारी दक्षिण कोरिया, 10 से 13% जापान, 10 से 12% अमेरिका और 5 से 10% सेमीकंडक्टर चिप्स चीन में बनते हैं। भारत अभी यहां नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह कि सेमीकंडक्टर चिप्स की ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित होने के बाद अब दुनिया को भारत से बहुत उम्मीदें हैं और इसलिए भारत अब की बार इस मौके को गंवाना नहीं चाहता, क्योंकि दुनिया में इसका मार्केट 47 लाख करोड़ रुपए से वर्ष 2030 तक 98 लाख करोड़ रुपए का होने का अनुमान है और भारत में यही बाजार 2030 तक 10 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। आज से हजारों वर्ष पहले कहा जाता था कि जीवन के लिए हवा, पानी और अन्न जरूरी है। बाद में जब आधुनिक युग आया तब तेल इंसान की जरूरत बन गया, यानी ऑयल। और आज के इस डिजिटल युग में डेटा लोगों के लिए जीवन का आधार बना। तो पहले आपको याद होगा, पहले हम कहते थे कि पूरी दुनिया ऑयल से चलती है, ऑयल बेस्ड इकोनॉमी, जिसके पास तेल है वो देश आगे जाएगा। उसके बाद डेटा का जमाना आया और लोग कहने लगे डेटा इज द न्यू ऑयल, यानी जिसके पास डेटा है वो आगे जाएगा। तो ऑयल और डेटा इकोनॉमी तो आपने देख ली। अब डेटा के बाद का नया युग है और यह युग होगा सेमीकंडक्टर चिप्स का युग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग, और लोगों का जीवन इन चिप्स पर पूरी तरह से निर्भर आगे चलकर हो जाएगा। 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है और इलेक्ट्रॉनिक चिप के बिना उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मेड इन इंडिया चिप, डिजाइन इन इंडिया चिप भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ से ले जाने में, आधुनिकता की तरफ ले जाने में ये बहुत बड़ा सामर्थ्य पैदा करेगी। पहली, दूसरी और तीसरी औद्योगिक क्रांति के समय भारत अनेक कारणों से पीछे रह गया था। तो अब बड़ी बात यह है कि जो आने वाले 25 वर्ष हैं इसमें भारत अपनी पूरी ताकत बिग टेक में लगाना चाहता है, बिग टेक्नोलॉजी में लगाना चाहता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लगाना चाहता है। हमने सोशल मीडिया के रेवोल्यूशन को मिस किया, लेकिन हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो क्रांति है इसे हम मिस नहीं करना चाहते। और ये जो चिप्स की जो क्रांति है, सेमीकंडक्टर चिप्स की जो नई क्रांति आने वाली है, इसे हम मिस नहीं करना चाहते और इसीलिए इस समय भारत का पूरा जोर इस नई टेक्नोलॉजी पर है। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये सबसे बड़ा हथियार भारत का आने वाले जमाने में बनेगा। अब वही देश आगे जाएगा जिसके पास टेक्नोलॉजी का ये हथियार होगा और इसमें भारत अभी से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। तो आगे आने वाले समय में आपको बहुत बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। कभी अपना दर्द लोगों को ना बताएं, क्योंकि सबके घर पर मरहम नहीं होता, लेकिन नमक हर किसी के घर में होता है।